नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पश्चिमी दर्शन की बुनियाद रखने वाले एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिनका नाम है प्लेटो। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे महसूस करते हैं, वो असली हो ही ना। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो गहरा सवाल है जो प्लेटो के पूरे दर्शन के केंद्र में है। अब देखिए, प्लेटो के इन क्रांतिकारी विचारों को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। एक ऐसी दुनिया जो उथल-पुथल से भरी थी, प्राचीन एथेंस। प्लेटो का जो शुरुआती जीवन था, वो युद्ध, राजनीतिक भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत रासदी से घिरा हुआ था। पहले तो पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की हार हुई, फिर 30 अत्याचारियों का एक क्रूर शासन आया, और जब लोकतंत्र वापस लौटा तो उसी लोकतंत्र ने प्लेटो के गुरु सुकरात को मौत की सजा दे दी। बस इसी एक घटना ने उन्हें अपनी दार्शनिक खोज के रास्ते पर धकेल दिया। ये थे सुकरात, प्लेटो के शिक्षक। उनका एक ही तरीका था, लगातार सवाल पूछना, हर मान्यता पर, हर विश्वास पर सवाल उठाना। लेकिन उनकी मौत ने प्लेटो को एक भयानक सच दिखाया। ये दिखाया कि कैसे एक भीड़ उस अकेले इंसान को मार सकती है जो सच देखने की, सवाल पूछने की हिम्मत करता है। तो यही वो सबसे बड़ी समस्या थी जिसने प्लेटो के पूरे दर्शन को जन्म दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों की राय सच से ज्यादा मायने रखती थी और जहां सच बोलने की सजा मौत हो सकती थी। प्लेटो किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जो स्थायी हो, जो सच्ची हो, जिसे भीड़ की राय बदल न सके। प्लेटो का जवाब असलियत की प्रकृति के बारे में एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी विचार से शुरू होता है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी सबसे मशहूर कहानी सुनना, गुफा का रूपक, यानी एलेगोरी ऑफ द केव। तो जरा कल्पना कीजिए एक गुफा की। इसके अंदर कुछ कैदी हैं जो जन्म से ही जंजीरों में बंधे हैं और उनका मुंह एक दीवार की तरफ है। उनके पीछे एक आग जल रही है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बस उस दीवार पर बनती परछाइयों को ही देखा है और वो मानते हैं कि यही परछाइयां, यही पूरी हकीकत है। अब सोचिए, उनमें से एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है, उसे मुड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पहली बार वो उस आग को और उन असली चीजों को देखता है जिनकी परछाइयां बन रही थीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक और कंफ्यूजिंग अनुभव है। उसकी अब तक की मानी हुई सारी हकीकत एक झटके में हिल जाती है। फिर उसे जबरदस्ती गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में लाया जाता है। शुरू में तो वो चौंधिया जाता है, कुछ देख ही नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें इस रोशनी की आदी हो जाती हैं और तब वो पहली बार असली दुनिया को देखता है। और अब उसे परम ज्ञान मिलता है। वो समझता है कि सूरज ही तो सारी रोशनी और जीवन का स्रोत है और गुफा के अंदर की वो परछाइयां, वो तो बस असली चीजों की एक धुंधली सी नकल थी। ये सूरज ही प्लेटो के लिए परम सत्य या फॉर्म ऑफ द गुड का प्रतीक है, वो अंतिम सच्चाई जो बाकी हर चीज को समझने की रोशनी देती है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? असल में ये प्लेटो का ये समझाने का तरीका है कि दो दुनियाएं हैं। एक है दिखावे की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस। ये वो दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों से, मतलब आंखों से, कानों से महसूस करते हैं। ये गुफा के अंदर की परछाइयों की तरह है जो लगातार बदलती रहती है। और दूसरी है आकारों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। जरा सोचिए, क्या हमने असल दुनिया में कभी एक परफेक्ट सर्कल देखा है? नहीं। हर गोला थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, पर हमारे दिमाग में एक परफेक्ट सर्कल का आइडिया तो है ना। बस वही आइडिया, वो परफेक्ट कॉन्सेप्ट ही आकारों की दुनिया में मौजूद है। ये एक ऊंची, शाश्वत और असली दुनिया है जिसे सिर्फ तर्क और बुद्धि से ही समझा जा सकता है। प्लेटो के लिए सिर्फ इस ऊंचे सच को जान लेना ही काफी नहीं था। उस सच का इस्तेमाल एक पूरी तरह से न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए किया जाना था, और इसका पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने अपनी महान किताब द रिपब्लिक में तैयार किया। अब यहां प्लेटो का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण शहर एक न्यायपूर्ण इंसान का ही आईना होता है। जैसे हमारी आत्मा के 3 हिस्से हैं, तर्क, उत्साह और कामना, ठीक वैसे ही एक आदर्श शहर के भी 3 वर्ग होते हैं। शासक, जो तर्क का प्रतीक है, योद्धा, जो उत्साह का प्रतीक है, और उत्पादक, जो कामना का प्रतीक है। जब हर वर्ग अपना काम सही ढंग से करता है, तभी समाज में तालमेल और न्याय बनता है। और इस आदर्श राज्य का जो सबसे जरूरी हिस्सा था, वो था दार्शनिक राजा या फिलोसोफर किंग। मतलब एक ऐसा शासक जो सत्ता या पैसे के लालच से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और तर्क से चलता है। जिसने गुफा से बाहर निकलकर परम सत्य को देख लिया है, केवल वही इंसान न्याय से शासन करने के लायक।
लेकिन एक आदर्श समाज की प्लेटो की ये जो सोच है, इस पर 2000 सालों से भी ज्यादा से जितनी तारीफ हुई है, उतनी तीखी आलोचना भी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये एक आदर्श समाज का खाका है या फिर एक भयानक सपना? प्लेटो की राजनीतिक विरासत को लेकर यही सबसे बड़ी बहस है। चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। एक तरफ प्लेटो का समाज न्याय, तर्क और सबके लिए सद्भाव पर आधारित है, लेकिन दूसरी तरफ कार्ल पॉपर जैसे आलोचक कहते हैं कि इसमें एक बहुत ही कठोर वर्ग व्यवस्था है, कला पर सेंसरशिप है और नागरिकों को काबू में रखने के लिए महान झूठ का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें इसे एक अधिनायकवादी मतलब टोटलिटेरियन राज्य जैसा बनाती हैं। इन सारी बहसों के बावजूद एक बात पर कोई शक नहीं है और वो है प्लेटो का असर, उनका प्रभाव। जरा सोचिए, उनके विचारों को 2400 से भी ज्यादा सालों से लगातार पढ़ा और समझा जा रहा है। ये बात ही उनके विचारों की ताकत को दिखाती है। महान दार्शनिक अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने एक बार कहा था कि पूरी की पूरी यूरोपीय दार्शनिक परंपरा प्लेटो पर लिखे गए फुटनोट्स की एक श्रृंखला है। मतलब उनके बाद के लगभग सारे दार्शनिक उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करते रहे हैं जो प्लेटो ने उठाए थे। उनका असर इतना गहरा है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, आज की इस दुनिया में जहां मीडिया है, सोशल मीडिया है और हर किसी की अपनी अपनी मानी हुई हकीकत है, क्या हम आज भी प्लेटो की उसी गुफा में नहीं रह रहे हैं, अपनी अपनी दीवारों पर नाचती परछाइयों को ही सच मानते हुए? सोचने वाली बात है।